नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी रचना विभाग के बारे में देखेंगे, जिसमें आज पढ़ेंगे कहानी लेखन मतलब स्टोरी राइटिंग। इस भाग में हम रूपरेखा के आधार पर कहानी किस प्रकार लिखी जाती है यह देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कहानी लेखन क्या है और कहानी लेखन लिखने से पहले कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं कहानी लेखन मतलब स्टोरी राइटिंग। तो यहाँ पर कहानी की परिभाषा दी गई है। जब किसी घटना, विचार, जीवन से जुड़ी बातों को किसी विशेष उद्देश्य के साथ मौखिक या लिखित रूप में प्रदान किया जाता है, उसे कहानी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी घटना या विचार को अपने जीवन से जुड़ी बातों को विशेष उद्देश्य से मौखिक या लिखित मतलब लिखकर या मुख से एक दूसरे को प्रदान किया जाता है, तब क्या कहते हैं, उसे कहानी कहते हैं। आगे देखते हैं। ये जो कहानी लेखन जो प्रश्न है वह आपको आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 4(2) कहानी लेखन इस प्रकार का होता है। कहानी के प्रकार जो है यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब इसमें से कोई भी एक प्रकार आपको कहानी लिखने के लिए परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए, पहला है मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। मतलब यहाँ पर मुद्दे दिए गए होते हैं, मतलब रूपरेखा दी गई होती है और रूपरेखा के आधार पर आपको क्या करना होता है, कहानी लिखनी होती है। चित्र के आधार पर कहानी लेखन मतलब चित्र दिया गया होता है और उसके आधार पर आपको क्या करना होता है, कहानी लिखनी होती है। शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन मतलब यहाँ पर आपको शीर्षक दिया गया होता है और शीर्षक के आधार पर आपको क्या लिखनी होती है, कहानी लिखनी होती है। जैसे कि अगर शीर्षक दिया हो जैसे को तैसा, तो उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। चौथा है अधूरी कहानी को पूरा करना। मतलब आपको अधूरी कहानी दी गई होती है और वह आपको पूरी करनी होती है, लेकिन आप जब परीक्षा में ये प्रश्न लिखते हैं तो अधूरी कहानी जितनी दी गई होती है वह परीक्षा में नहीं लिखनी है, बल्कि उसके आगे का जो पार्ट आप लिखने वाले हैं वही लिखना होता है। आगे देखते हैं, कहानी लेखन करते वक्त किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली बात है, कहानी की रूपरेखा को गौर से पढ़ना चाहिए। मतलब जो रूपरेखा या ढांचे के आधार पर कहानी लिखनी होती है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, रूपरेखा को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। जब कहानी बन जाए तब उसे लिखना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है, कहानी का आरंभ आकर्षक हो। मतलब कहानी का आरंभ आकर्षक इसलिए हो जिससे आगे कहानी पढ़ने की जिज्ञासा पढ़ने वाले के मन में उत्पन्न हो। तीसरा है, केवल खाली जगह भर देने से कहानी नहीं बनती। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वह क्या करते हैं, सिर्फ जो खाली जगह होती है उनमें 1-2 शब्द डालते हैं और अपनी कहानी पूरी करते हैं। तो खाली जगह भर देने से कहानी नहीं बनती, उसमें यथोचित विस्तार होना जरूरी है। चौथी बात है, कहानी के स्थान, पात्र आदि के कल्पित नाम दीजिए। तो यदि कहानी में संवाद हो तो पात्रों के नाम लिखकर उनके सामने उनका संवाद लिखना चाहिए। पात्रों के नाम नए पैर से लिखने जरूरी है। पांचवा है, कहानी की रूपरेखा को क्रम से विस्तार करना चाहिए। मतलब कहानी का हर वाक्य पूर्ण तथा क्रम से लिखना चाहिए और एक बात पूरी हो जाती है तो दूसरी बात लिखना शुरू कर देना चाहिए। छठा है, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। तो कहानी भूतकाल में क्यों लिखनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को सच्चाई दिखनी चाहिए, इसलिए कहानी भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। सातवां है, कहानी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार होनी चाहिए। मतलब जो कहानी की भाषा जो होती है वह भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार होनी चाहिए, ताकि भावुक के हृदय को पकड़ रखे ऐसी कहानी होनी चाहिए। कहानी को शीर्षक देना जरूरी है। तो कहानी लिखने के साथ उसका शीर्षक भी पूछा जाता है। अतः शीर्षक ऐसा देना चाहिए जो कथा वस्तु को व्यक्त करता हो। शीर्षक संक्षिप्त, उपदेशप्रद, रुचिपूर्ण और आकर्षक होना चाहिए। 9वां है, कहानी के अंत में सीख लिखना जरूरी है। मतलब कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, यह भी पूछा जाता है।
तो ये छोटी कहानियां उपदेश देने वाली होती है, अतः ध्यान से कहानी पढ़ने पर शिक्षा या उपदेश या सीख का पता चल जाता है। ठीक है। 10वीं बात है, कहानी लिखकर रूपरेखा से मिला लेना चाहिए। मतलब कहानी लिखकर रूपरेखा से मिलाने पर क्या होता है, कोई बाहरी बात तो हमारी कहानी में नहीं आई, यह हमें पता चलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूपरेखा के आधार पर किस प्रकार कहानी लिखी जाती है। रूपरेखा मतलब मुद्दे के आधार पर कहानी कैसे लिखनी होती है। यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं और उसके ऊपर हमें कहानी लिखनी है। राजा के दरबार में एक घुसखोर द्वारपाल, एक चतुर कवि, द्वारपाल से दरबार में प्रवेश देने की प्रार्थना, आधा पुरस्कार देने का वादा, कविता पाठ, राजा खुश, इनाम मांगो, 100 कोड़े, राजा को आश्चर्य, द्वारपाल को 50 कोड़े, शिक्षा और शीर्षक। तो कहानी लिखने के बाद हमें शिक्षा मतलब सीख और शीर्षक भी देना यहाँ पर जरूरी है। और जो हमारी कहानी है वह लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना जरूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कहानी किस प्रकार लिखी जाती है। यहाँ पर हमने शीर्षक दिया है, टाइटल दिया है अद्भुत पुरस्कार। अगर आपको रूपरेखा पढ़ने के बाद भी टाइटल नहीं याद आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार लिखे, तो आप क्या करें, कहानी लिखना शुरू करें। कहानी लिखते वक्त आपको जरूर याद आएगा इस कहानी को किस प्रकार टाइटल देना है, मतलब शीर्षक देना है। ठीक है, तो आप कहानी लिखना शुरू करें और बाद में क्या करें, टाइटल दें तो भी चलेगा, लेकिन टाइटल के लिए जगह छोड़नी जरूरी है। ओके, क्योंकि टाइटल जो है वह पहले ही लिखना होता है और उसके बाद कहानी लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो कहानी देखते हैं हम। तो देखिए, कहानी का नाम है अद्भुत पुरस्कार। पुराने समय में एक बहुत बड़ा शहर था जिसे लोग मांडलनेर के नाम से पुकारते थे। यहाँ पर मांडलनेर जो है वह हमने उस शहर का नाम लिखा है। वहाँ के राजा का नाम शेर सिंह था, तो यहाँ पर राजा का नाम भी दिया गया है। वीर होने के साथ साथ वे कवियों, कलाकारों आदि का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उनके राज्य में कई कलाकार आते जाते रहते थे। वे अपनी कला से राजा को प्रसन्न कर योग्य पुरस्कार भी प्राप्त करते थे। अभी यहाँ पर हमने दूसरा पैराग्राफ किया है। एक बार एक कवि अपनी कविता सुनाने के लिए बड़ी दूर से आया। उसे विश्वास था कि राजा शेर सिंह उसकी कविता सुनकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। उसने यह भी सुना था कि शेर सिंह का द्वारपाल बड़ा ही घुसखोर आदमी है। वह बिना पैसे लिए किसी को भी शेर सिंह के दरबार में नहीं जाने देता। तो आगे का पैराग्राफ है, कवि ने इस द्वारपाल को एक सबक सिखाने की योजना मन ही मन में बना ली थी। वह शहर में आया और बाद में काव्य पठन के लिए शेर सिंह के महल के द्वार पर आया, पर द्वारपाल ने उसे अंदर जाने के लिए घूस की मांग की। कवि ने द्वारपाल से यह वादा किया कि कविता सुनाने पर उसे जो भी इनाम राजा से मिलेगा उसका आधा हिस्सा वह अवश्य ही उसे देगा। अभी तो उसके पास कुछ नहीं है। कवि को राज दरबार में जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कवि ने राजा को इतनी अच्छी कविताएं सुनाई कि वे कवि पर बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रधान को कहा, अभी कहा यहाँ पर कहा है, कहने के बाद जो है हमने क्या किया है, मुख के वाक्य होने के कारण यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा दिया है। ओके, कविवर को योग्य पुरस्कार दीजिए। प्रधान ने कवि से पूछा, मैं आपको कौन सा पुरस्कार दूं? कवि ने नम्रतापूर्वक कहा, प्रधान जी, मुझे 100 कोड़े इनाम में चाहिए। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कोड़े तो पुरस्कार में नहीं दिए जाते हैं। कवि ने कहा कि पहले मेरे दोस्त को आधा इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे वादा किया था। प्रधान ने पूछा, आपका दोस्त कौन है? उसे अंदर बुलाओ। द्वारपाल को अंदर बुलाया गया। कवि से द्वारपाल ने घूस मांगी थी, यह बात बता दी। अब राजा और दरबारी सारी बात समझ गए। द्वारपाल को कड़ी सजा दी गई और कवि को एक कीमती उपहार इनाम के तौर पर दिया गया। इस तरह कवि की चतुराई से द्वारपाल को सबक मिला। तो यहाँ पर हमने शिक्षा दी है, शिक्षा मतलब सीख दी है। दो सीख दी है यहाँ पर, आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। मतलब आपको परीक्षा में सिर्फ एक ही सीख लिखना होता है।
पहला है रिश्वत लेना पाप है और कभी ना कभी ऐसे कार्य का बुरा परिणाम भोगना ही पड़ता है। और दूसरी सीख है आई मुसीबत का चतुराई से मुकाबला करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें कहानी लिखनी है। कहानी लिखते वक्त क्या क्या बातें जरूरी है? शीर्षक लिखना है और जो मुख्य की बातें हैं उन्हें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जरूरी है, सीख लिखना जरूरी है और जो हमारी कहानी है उसे 4 या 5 पैराग्राफ होने जरूरी है। उसी प्रकार हमारी कहानी जो है वह 80 से 100 शब्दों में लिखना जरूरी है। ओके, तो इस प्रकार आज हमने रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखी। आशा है जरूर आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, please hit the like button, do share the video so that others can learn, and also subscribe my channel to regular update about the course. धन्यवाद।